नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो होने वाला है शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए जो अपनी तैयारी को एक दिशा देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, उड़ान ऐस अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है परीक्षा ओरिएंटेड या एग्जाम ओरिएंटेड एक बैच, जिसके माध्यम से आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दी, ये जो कक्षाएं हैं 11 मई से प्रारंभ हो रही है हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच रायपुर में। टाइमिंग हुआ शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं वो लाइव, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों माध्यम में आपके लिए उपलब्ध होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा क्या है? बुद्धि। देखिए, बुद्धि जो है एक क्या है? अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब ये है कि ये हमको दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है क्या? नहीं। और संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ये जो है नॉन विजुअल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है क्या, बुद्धि शब्द का पहला जो प्रयोग है वो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक रहेंगे वो हम वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पर फ्रांसिस गाल्टन का नाम आप याद रखिएगा। फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने 1885 में क्या बताया? बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद बुद्धि की परिभाषा, औपचारिक परिभाषा जो दिया था वो बोरिंग ने दिया था 1923 में। इनके अनुसार बुद्धि क्या है? तो परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है। ऐसा किसका कहना था? बोरिंग का। परीक्षण वह जो मापता है वही क्या है? बुद्धि है। तो इस प्रकार जो है बुद्धि के बारे में सबसे पहले गाल्टन ने कहा था शब्द का प्रयोग, और दूसरा औपचारिक परिभाषा जिसके अंतर्गत बोला गया था परीक्षण वह जो मापता है वही क्या है? बुद्धि है। किसका था? बोरिंग का था। अब अगर बात करें कि ये बुद्धि जो है किस पर निर्भर करती है, तो आप देखते हैं क्या, वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर। जैसे वातावरण कैसे कि अगर गर्भावस्था में अगर शिशु है और उसकी माता को अच्छा वातावरण मिले, खान पान अच्छा मिले, ठीक है, देख रेख अच्छी हो, तो वो सब कुछ वातावरण पर निर्भर कर रहा है, तो होने वाले संतान पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और उसकी जो बुद्धि होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी? अच्छी हो सकती है। आगे अगर हम बात करें तो बुद्धि से संबंधित क्या है, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे बुद्धि से क्या तात्पर्य, बुद्धि क्या है, तो 3 तर्क निकल कर आते हैं। एक तर्क है कि बुद्धि जो है समायोजन की योग्यता है। एक कहते हैं क्या, सीखने की योग्यता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। अब किसने ये कहा था? तो ये थोड़ा सा जानने योग्य बात है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं फ्रीमैन एक मनोवैज्ञानिक, उनका कहना था कि बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। इसके अलावा उनका कहना था कि ये सीखने की भी योग्यता है। इसके अलावा इनका कहना था कि अमूर्त चिंतन करने की भी योग्यता है। क्या? बुद्धि। इसके अलावा बर्ट, स्टर्न, क्रूस, कॉल्विन, ये सब के सब मानते थे कि बुद्धि जो है वो क्या है? समायोजन की योग्यता है। समायोजन अर्थात अकोमोडेशन, मतलब आप किसी परिस्थितियों में किस प्रकार अपने आप को ढालते हैं, यही क्या कराती है? बुद्धि कराती है। तो बुद्धि के माध्यम से ये सब संपन्न होता था, ऐसा इन मनोवैज्ञानिकों का कहना था। फ्रीमैन, बर्ट, स्टर्न, क्रूस और कल्विन, इनका नाम आपको याद रखना है। इसी के आधार पर परिभाषाएं भी इनके द्वारा दी गई है। अब इनकी जो परिभाषाएं हैं उन सब में आप देखेंगे कि समायोजन शब्द का प्रयोग होगा या किसी परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में कैसे अपने आप को ढालना है, इन शब्दों का प्रयोग होगा, तो आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। और बात करें अगर कहां सीखने की योग्यता किसने किसने कहा है, तो एक तो नाम आपका फ्रीमैन हो ही गया है। आगे देखते हैं तो कौन आ जाएंगे? डियरबर्न, थॉर्नडाइक, मैकडुगल, बकिंघम। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि बुद्धि और कुछ नहीं है, सीखने की योग्यता है। तो इनका नाम आप याद रखें, फ्रीमैन, डियरबर्न, थॉर्नडाइक, मैकडुगल और बकिंघम। अगर मैं बात करूं किसने किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की
योग्यता है, तो आप जानेंगे कि अल्फ्रेड बिने, टर्मन जिन्होंने सूत्र दिया था, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपको याद रखना है, स्पीयरमैन, जिनके एक तत्व और द्वितत्व सिद्धांत है बुद्धि को लेकर, स्पीयरमैन। तो ये जो है सब के सब जो है इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे ही याद रखिएगा। जैसे समायोजन की योग्यता किसने किसने कहा है, तो फ्रीमैन। देखो फ्रीमैन जो है उसने समायोजन भी कहा है, उसने सीखने की योग्यता भी कहा है, उसने अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बर्ट, स्टर्न, क्रूज, कॉल्विन, ऐसा बोलकर आपको याद करना है, और ऐसे ही याद करें ताकि आप इमेजिन कर पाए कि हाँ ये वाले लाइन में ऐसा है, इस वाले बीच वाले में ये लिखा है और इसमें ये लिखा है। आपका इमेजिनेशन पावर जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप इस प्रकार आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना वो काफी वास्ट है। पूरे 2 साल की तैयारी जो है आपको 2 महीने में करनी है, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें है फ्रीमैन, डियरबन, थॉर्नडाइक, मैकडूगल और बकिंघम। फिर उसके बाद अगर मैं यहां बात करूं तो फ्रीमैन तो है ही, बिने जो पहले थे जिन्होंने परीक्षण किया बुद्धि पर। उसके बाद अगर देखते हैं तो टर्मन के बाद आप देखेंगे तो स्पीयरमैन। इनके बहुत सारे सिद्धांत हम भी पढ़ने हैं। तो इस प्रकार जो है किसने क्या कहा है बुद्धि को वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब देखते हैं बुद्धि से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो परिभाषाएं भी मैंने इतने ही लोगों की रखी है जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है, तो आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, फ्रीमैन, बुद्धि सीखने की योग्यता, समायोजन की शक्ति और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जैसे कि आप परिभाषाओं में अगर जाए कि मैंने क्या है, तो फ्रीमैन तीनों जगह है, तो इनकी परिभाषाओं में तीनों नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं बर्ट की बात करूं तो बर्ट ने क्या कहा है, बुद्धि से तात्पर्य भली प्रकार निर्णय लेना, भली प्रकार अबोध करना, भली प्रकार क्या करना, तर्क करना। तो ये एक हिसाब से क्या है, समायोजन को ही बता रहा है कि कब कहां आपको कैसे व्यवहार करना है। फिर स्टर्न का कहना था क्या, कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों व नई समस्याओं की समायोजन की शक्ति है। तो यहां पर आ गया आपका समायोजन शब्द, यहां भी आ गया था। फिर अगर क्रूज की अगर मैं बात करूं तो नवीन तथा विभिन्न परिस्थितियों में भली प्रकार में से संयोजन करने की योग्यता है। फिर से देखिएगा, क्रूज के अनुसार क्या है कि बुद्धि क्या है, नवीन और विभिन्न परिस्थितियों में भली प्रकार से समायोजन करने की क्या है, योग्यता है। कॉल्विन का अगर हम पढ़ें तो कॉल्विन का क्या लिखा है, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धि रखता है जिस अनुपात में वह नए वातावरण में समायोजित होने की क्रिया सीख चुका है या सीखता है। तो हर बार आपको समायोजन आ रहा है, यहाँ पर आपको याद रखना है बर्ट का भली प्रकार से निर्णय लेना, अबोध करना, तर्क करना। तो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी आप पूरा का पूरा एक साथ याद कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं दूसरा जो था वो क्या था, सीखने की योग्यता है। तो बकिंघम, मैकडूगल, डियरबन और थॉर्नडाइक, इन तीनों ने कहा था। तो सीखना मतलब क्या होता है, अधिगम। तो बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है, किनका कहना था, बकिंघम का कहना है। मैकडूगल, जन्मजात प्रवृत्तियों को पूर्वानुभव के प्रकाश में अपमार्जित करने, अपमार्जित मतलब होता है क्या, उन्नति या सीखना ही होता है, करने की क्षमता। तो मैकडूगल का भी वही आ गया। डियरबन, तो ये जो है ये क्या है, सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की क्या है, योग्यता है, अनुभव या लाभ उठाने की योग्यता है। आगे देखते हैं तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है, बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। तो थॉर्नडाइक का थोड़ा सा अलग है, पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। अगर आगे पढ़े हम तो आगे आप देखते हैं क्या, बिने ने क्या कहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, तो उसको आप इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न जो है पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है इस टॉपिक से, और खासकर इससे ही। स्पीयरमैन, बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि क्या है, तार्किक चिंतन है। और टर्मन क्या बोलेंगे, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। क्लियर है। अन्य अगर कुछ परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं तो वुडवर्थ ने बोला है बुद्धि से तात्पर्य योग्यताओं को प्राप्त करने की योग्यता। वुड्रो का कहना था बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वही पिंटर के अनुसार अगर देखें तो जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की क्या है, योग्यता ही बुद्धि है। मतलब यहां पर भी क्या बोला जा रहा है, सामंजस्य मतलब समायोजन ही समझिएगा, समायोजन ही आप समझिए। तो इस प्रकार जो है जो प्रमुख प्रमुख महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो हमने देख ली, और आप इसको ऐसे याद रखेगा। जैसे ये क्या है, अमूर्त चिंतन के बारे में बोल रहे हैं, इससे पहले वाले जो थे वो सीखने को बोल रहे थे,
सीखने की योग्यता, और उससे पहले वाले जो थे उन्होंने कहा समायोजन की योग्यता। तो आपको याद रखना है किसने समायोजन कहा, किसने सीखने की योग्यता कहा, किसने अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा। अब हमें देखना है क्या कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो बुद्धि के प्रकार के बारे में थॉर्नडाइक और गैरिट दो लोग थे जिन्होंने इनके प्रकारों का वर्णन किया है। जैसे थॉर्नडाइक ने कहा 1904 में और गैरिट ने कहा कब, 1940 में। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, क्या क्या बुद्धि के प्रकार बताते हैं, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। यहाँ पर अमूर्त सामाजिक दोनों में है, यांत्रिक और अमूर्त दोनों क्या है, दोनों के बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अमूर्त बुद्धि को दूसरा शब्द में क्या बोला जाता है, सूक्ष्म बुद्धि। सामाजिक बुद्धि तो दोनों ने ही कहा है, और उसके बाद यांत्रिक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें होता क्या है, कौन किस प्रकार की बुद्धि का स्वामी होता है वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, अमूर्त बुद्धि, बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पूछता है किस प्रकार की जो बुद्धि है उसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। दूसरा, इसमें कैसे लोग आते हैं, तो अच्छे डॉक्टर आएंगे, दार्शनिक आएंगे, साहित्यकार आएंगे, अच्छे डॉक्टर आएंगे, ये मान के चले। फिर उसके बाद क्या, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में कैसे, व्यक्तिगत सामाजिक कार्य अर्थात सामाजिक अनुकूल की योग्यता से संबंधित है, जैसे नेता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर यांत्रिक, मूर्त और स्थूल बुद्धि की बात करूं तो बुद्धि को गामक या मोटर या यांत्रिक मैकेनिकल बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कैसे आएंगे, कारीगर, मैकेनिकल इंजीनियर, यंत्र चालक, ये सारे के सारे जो रहेंगे इस प्रकार की बुद्धि के क्या होंगे, स्वामी होंगे। तो बुद्धि को तीन प्रकार से बांटा गया है, किनके किनके द्वारा, तो गैरिट और थॉर्नडाइक के द्वारा। आपसे प्रश्न यही पूछेगा किसने कौन सा प्रकार बांटा है। दोनों में आपने देखा कि दोनों में सामाजिक बुद्धि है, दोनों में अमूर्त बुद्धि है, लेकिन थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, यांत्रिक बोल दिया है ना, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया है, मूर्त। जब इसको आप पढ़ने जाओगे तो दोनों का अर्थ यहाँ पर सेम निकलता है, लेकिन एग्जाम में अगर थॉर्नडाइक के अनुसार पूछेगा तो यही तीन को आपको ध्यान रखना है, और गैरिट के अनुसार पूछेगा तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये तीन प्रकार की बुद्धि को ध्यान रखना है। तो यहां से भी आपको प्रश्न पूछा गया है। आगे पढ़ें आगे, तो बुद्धि की कई सारी विशेषताएं हैं, तो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा बुद्धि के विशेषताओं के बारे में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। जैसे देख भी ले, एक एक करके अगर डील करें तो बुद्धि अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक होती है। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, जैसे कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी। बुद्धि अधिगम एवं अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। संबंधों को समझने की योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी विशेषताएं, और भी ढेरों सारी विशेषताएं बुद्धि की निकल सकती है, लेकिन मैंने उनको रखा है जो यहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखिएगा, एग्जाम में अगर आ जाए तो एग्जाम में आपको याद रखना है, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आपको दिखाई दे वो सबकी सब क्या हो जाएंगी, विशेषता। जहां भी कोई चीज नेगेटिव दिखाई दे, इसको बोलते हैं ना, एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन लास्ट में, वो होता है वर्ड टैग। वर्ड टैग जब पढ़ोगे तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव देखने को पता चल जाएगा, कौन सा शब्द नेगेटिव और कौन सा शब्द पॉजिटिव है। उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं, वो देखेंगे आगे के वीडियोज में। अब देखिएगा और क्या लिखा हुआ है, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को हल करने या सरल करना बनाती है। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। बुद्धि को भले और बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है व्यक्ति को। पिंटर क्या बोलते हैं, पिटनर बोलते हैं क्या, कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के लगभग मध्यकाल तक होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे बोलते हैं कि भाई 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक। कॉलन ब्रूस के अनुसार बोलते हैं लिंग भेद के कारण बालक और बालिका में बुद्धि बहुत ही कम अंतर होता है। ठीक है, एक हम सिद्धांत देखेंगे कि बुद्धि पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कुछ मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि लिंग का प्रभाव जो होता है, होता भी है और नहीं भी होता, होता भी है और नहीं भी होता। वो देखेंगे कौन बोलता है ऐसा, उसमें आपको नाम याद रखना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी ये याद रखिएगा, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है, पिटनर के अनुसार ये है। जन्म से लेकर कहां तक, किशोरावस्था के मध्यकाल तक। और अगर मैं नाम बताऊं जीन पियाजे का, तो जीन पियाजे बोलते हैं 15 वर्ष तक। जीन पियाजे का लास्ट मतलब देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने देखा था क्या कि जीन पियाजे जी के अनुसार उन्होंने बच्चे की जो आयु थी उसको 4 हिस्सों में बांटा था, विकास क्रम को।
है ना, पहले जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11, 11 से 15, ठीक है। और कॉलब्रुक्स क्या बोलते हैं, लिंग भेद का जो प्रभाव होता है थोड़ा सा पड़ता है, थोड़ा कम होता है बालिका और बालक में। अगर हम आगे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अगर प्रमुख कारण अगर बोला जाए तो ये 2 कारण, प्रमुख रूप से कौन कौन से 2 कारण है, तो वंशानुक्रम है और दूसरा कौन सा है, वातावरण है। तीसरा लिखा हुआ है आयु। हाँ, आयु के आधार पर धीरे धीरे क्या होता है, बुद्धि परिपक्वता की ओर बढ़ती है। प्रजाति, अब क्या होता है, कई स्थान विशेष पर जो लोग होते हैं वो चीजों को जल्दी समझ जाते हैं, ये भी ऐसा कहा जाता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा, अच्छा पोषण मिलेगा तो बुद्धि का विकास तेजी से होगा। और लास्ट लिंग, तो मैंने बताया था अभी, कॉलन ब्रूस ने कहा कि किसी में कम होता है, किसी में मतलब बहुत कम अंतर होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम अंतर नहीं मानते। हम सभी बालक और बालिकाओं को क्या मानते हैं, समान मानते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़ा तो अंतर होता है। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो है बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। तो एक तत्व या एक खंड सिद्धांत जो है अल्फ्रेड बीने का, दूसरा 2 खंड या 2 तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन फिर एक बार और आते हैं, क्या बोलते हैं, त्रितत्व या त्रिखंड का सिद्धांत, ये स्पीयरमैन का। बहुखंड, तो ये बहुखंड कौन लेके आता है, बहुत सारा खंड या बहुत सारा तत्व, ये लेकर आता है थॉर्नडाइक। फिर आता है क्या, समूह कारकीय, ये लेके आता है स्तन, ठीक है, थ्रस्टन सॉरी। और फिर इसके बाद त्रिआयामी, त्रिविमीय या बुद्धि का संरचना सिद्धांत, ये लेकर आते हैं कौन, गिलफोर्ड, जेबी गिलफोर्ड। और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ये लेके आते हैं गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। इसके अलावा एक दो और है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये कैटल और हॉर्न का है। लेवल 1 लेवल 2 सिद्धांत जॉनसन का। बुद्धि का क ख सिद्धांत जो है हैप का है। तो इन दोनों को बस याद रख लीजिएगा, इसको डिस्कस नहीं करना है। हाँ, यहां तक हम पूरा डिस्कस करेंगे, कहां से लेकर, शुरुआत से लेकर यहां तक हम डिस्कस करेंगे क्या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तत्व इसमें शामिल है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, अगर बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चले तो सबसे पहले एक तत्व सिद्धांत जो आया था वो किनके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने, फ्रांस, पेरिस से पूरी कहानी पढ़ेंगे हम लोग जब इनका मापन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इन्होंने मानसिक आयु लिया, कैसे आया, पहले शारीरिक संरचना को देखा गया था बुद्धि मापन के लिए, फिर मानसिक आयु का जो तर्क था वो बिने के द्वारा ही दिया गया, और आगे जो स्टर्न, कुहलमान और टर्मन है उन्होंने बुद्धि लब्धि शब्द का सृजन कर दिया था। तो वो सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो अल्फ्रेड बिने थे। बिने के अनुसार क्या था कि बुद्धि जो है, बुद्धि में एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, या बस याद रखें, एक ही तत्व होता है और सब व्यक्ति में समान होता है। एक ही तत्व होता है और सब व्यक्ति में समान होता है। तो कुछ लोग स्टार्टिंग में इनका समर्थन करने लगे, लेकिन बाद में क्या होने लगा, विरोध होने लगा। कैसे विरोध होने लगेगा, अगर सबके बुद्धि में एक ही तत्व है तो सारे व्यक्तियों की बुद्धि के जो मतलब जो नॉलेज है वो बराबर क्यों नहीं है, सबके सब एक ही कार्य क्यों नहीं करते, सबका जो सोचने का तरीका वो एक क्यों नहीं होता। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्या होने लगा, असफल होने लगा। और फिर आए स्पीयरमैन। स्पीयरमैन क्या लेके आते हैं, 2 तत्व सिद्धांत लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्पीयरमैन कहाँ, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, ये 2 तत्व सिद्धांत देते हैं। बोलते हैं कि एक तत्व तो मनुष्य के बुद्धि में होता ही है, जो क्या होता है, आपका जन्मजात होता है, जन्मजात। इसको बोला उन्होंने क्या, सामान्य तत्व, सामान्य तत्व। और दूसरे को बोला उन्होंने विशेष तत्व, और इस विशेष तत्व को बोला उन्होंने ये तो अर्जित होता है। ये क्या होता है, इसका अर्जन करना पड़ता है। यहाँ पर देखो, सामान्य तत्व, जनरल एबिलिटीज या जी फैक्टर बोलते हैं, स्पेसिफिक एबिलिटी, तो यहाँ पर क्या है, एस फैक्टर। तो ये जन्मजात होता है और दूसरा क्या होता है, अर्जित होता है। अब सामान्य तत्व जो है सभी बुद्धिमान लोगों में समान रूप से, या सभी व्यक्तियों में, बुद्धिमान भी नहीं, सभी व्यक्तियों में समान रूप से उपलब्ध होता है। और विशेष तत्व जो है किसी व्यक्ति में ज्यादा भी होता है और किसी व्यक्ति में कम भी होता है, ऐसा कहना है। जैसे संगीतज्ञ में सामान्य बुद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन उसके पास क्या होगा, एक स्पेशल बुद्धि होगी, स्पेशल तत्व होगा जो संगीत के प्रति उसकी जागृति को जगाएगा। जैसे एक संगीतज्ञ में विशेष प्रकार की संगीत की बुद्धि होती है, इसके अलावा क्या होगा, उसमें सामान्य बुद्धि भी होती है। तो ये है, तो हमने 2 पढ़ लिया, कौन सा, अल्फ्रेड बिने का एक तत्व सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत, दूसरा जो है स्पीयरमैन का 2 तत्व सिद्धांत। इससे रिलेटेड क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम क्या ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर देंगे, जिससे आपका ये पूरा जो डाउट है, कैसे क्वेश्चन आना है, क्या होने वाला है, सब आपका क्लियर हो जाएगा। अगला देखिएगा, त्रितत्व सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ही लेकर आते हैं, लेकिन होता क्या है, फंस जाते हैं। ये जो है त्रितत्व सिद्धांत, ये क्या हो जाता है,
सभी लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते। इनका कहना था कि एस फैक्टर जी फैक्टर तो रहता ही रहता है, लेकिन एक तत्व और आ जाएगा जिसको बोला जाएगा सामूहिक तत्व। अब क्या हो जाएगा, इसमें विवाद चालू हो जाता है कि सामूहिक तत्व का कैसे वर्क करेगा, सामूहिक तत्व कैसे, कहां पर आएगा, कैसे आएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये शीघ्र ही विवादों में गिरा और ये असफल हो गया। तो इस प्रकार जो स्पीयरमैन का दूसरा जो तत्व सिद्धांत है, द्वितत्व सिद्धांत, ये अन्य सभी सिद्धांतों का क्या बना, आधार बना। अन्य सभी सिद्धांतों का क्या बना, ये द्वितत्व सिद्धांत आधार बना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी बुद्धि सिद्धांत है उनका आधार माना जाता है स्पीयरमैन का द्वितत्व बुद्धि सिद्धांत। अगर आगे पढ़ें तो आगे है बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत किसका, थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का कहना था कि व्यक्ति के बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं, अनगिनत तत्व होते हैं, बहुतत्व इसी कारण इसको कहा गया है। ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत, कई सारे तत्व होते हैं। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक प्रतिनिधित्व करती है। अगर मान लो कोई संगीतज्ञ है तो उसका संगीतज्ञ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा ग्रो करने लगेगा। अगर कोई गणित में अच्छा है तो उसका गणित वाला जो तत्व है वो ज्यादा ग्रो करने लगेगा। ऐसा कहना था किनका, थॉर्नडाइक का। और अगर वो एक में अच्छा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों में अच्छा हो, ऐसा नहीं है। ये बोलते हैं कौन, थॉर्नडाइक। अगर एक में अच्छा हो गया है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे या सभी कार्यों में अच्छा हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ बताया गया है क्या, जैसे कोई अगर इंग्लिश में अगर होशियार है तो हम उसके विज्ञान विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, अगर एक व्यक्ति किसी विषय में अच्छा है तो दूसरे विषय में भी अच्छा हो सकता है क्या। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूं प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजाचार्य जी का, तो आपको पता चलेगा उनका गणित में बहुत महारत हासिल था, बहुत सारे उन्होंने इक्वेशन थ्योरी सब बनाए, लेकिन अदर विषय में वो क्या हो जाते थे, पीछे रह जाते थे। तो कहा गया कि थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का आणविक सिद्धांत प्रतीत होता है। तो आणविक सिद्धांत किसको बोला गया है, थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, इससे भी प्रश्न पूछा गया। खासकर ये जो लाइन लिखा ना, इससे ही प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब समूह कारक या ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ते हैं। ये किसका है, तो थ्रस्टन का है। थ्रस्टन की एक बुक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इसमें इन्होंने उस समय कुल 13 तत्वों के बारे में बताया था, लेकिन प्रमुख जो माने जाते हैं 7 तत्वों को ही स्थान मिलता है। कितने तत्वों को, 7। तो इसमें क्या क्या है, शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटीज, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, परपेचुअल एबिलिटीज, दैशिक योग्यता तो स्पेशल एबिलिटीज, फिर क्या है आंकिक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्मृति शक्ति तो मेंटल पावर, शब्द प्रवाह वर्ड फ्लुएंसी और तर्क शक्ति तो लॉजिकल पावर। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने 7 तत्व बताए हैं। अब थोड़ा सा माइंड में रखना है कि समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर किसके द्वारा दिया गया है, थ्रस्टन के द्वारा दिया गया है। और इसमें पहले क्या था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बुक लिखी थी, उसमें 13 तत्वों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 7 को ही स्वीकार किया जाता है। तो ये 7 स्वीकार जो है वो क्या क्या है, आपको ये याद रखना है। अब अगर आगे बढ़े तो अगला जो है वो क्या है, बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी बोलते हैं। बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी बोलते हैं, किसका है, जेपी गिलफोर्ड का है। अब जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा कि जो बुद्धि होती है वो 3 विमाओं से मिलकर बनी होती है। 3 विमाओं से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। तो कुछ ऐसा कि एक तरफ क्या होता है, संक्रिया होती है, एक तरफ क्या होता है आपका विषय वस्तु होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है आपका उत्पादन होता है। तो ये 3 जो हैं आपको इस प्रकार याद रखना है, ये 3 विमाएं जो हैं ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, अलग अलग तत्व शामिल हैं। अब अलग अलग तत्व शामिल हैं तो उसको क्या किया गया है, नंबर के थ्रू बताया गया है। अब इसमें आपको क्या पूछता है वो बता देता हूं। आपको ये पूछता है कि इसमें कितने कोश बनते हैं, कुल कितने कोश बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, कैसे समझिएगा, जैसे ये आपको इमेज दिख रहा होगा कि संक्रिया के अंदर संज्ञान, स्मृति, अभिकेंद्र चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन, ये 5 तत्व आ गए। फिर अगर मैं विषय वस्तु की बात करूं तो आकृति, संकेत, अर्थगत, व्यवहारिक, ये कितने तत्व आ गए, 4 तत्व आ गए। इसके अलावा परिणाम या उत्पाद, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और निहार, ठीक है, ये आ गए। तो अगर हम लोग इनको यहीं पर अगर देखें तो इसमें कितने तत्व है, 5 तत्व है। इसमें कितने तत्व है, 4 तत्व है। और इसमें कितने तत्व है, 6 तत्व है। कितने तत्व है, 6 तत्व।
तो आप इन्हीं का अगर मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 5 इंटू 6 तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 120। अब आगे चलकर इन्होंने क्या किया, जो आकृतिक है इसको दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, दो भाग में बांट दिया। तो अब ये 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 6। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितने कोश हो जाएंगे, 150। फिर आगे आने वाले समय में संक्रियाओं की स्मृति में इसको दो भाग में इसने बांट दिया। तो दो भाग में जब इसने बांटा तो ये कितना हो जाता है, 6 हो जाएगा। तब अगर हम कैलकुलेशन करें तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 180 कोश। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि अधिकतम कितने, मतलब प्रारंभ में कितने, या कोश अगर लिखा होगा 120 तो आपको 120 ही टिक करना है। प्रथम संशोधन के बाद कितने कोश हुए तो 150, और द्वितीय संशोधन के बाद कितने कोश हुए तो 180। आपको इस प्रकार जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो बहु बुद्धि का या बुद्धि का त्रिआयामी या संरचना सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तीन जो तत्व हैं कौन कौन से हैं आपके, संक्रियाएं, विषय वस्तु, और विषय वस्तु के अलावा क्या है आपका उत्पाद। तो मैंने क्या बताया, 4 तत्व, 5 तत्व और 6 तत्व। पहले क्या, 4 इंटू 5 इंटू 6, टोटल कितने कोश 120। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पहले इसमें संशोधन होगा 5 इंटू 5 इंटू 6, कितना हो जाएगा 150। और फिर एक बार यहां पर संशोधन होगा तो 5 इंटू 6 इंटू 6, 180। तो ये मूल रूप से था, यहां पर ये प्रथम संशोधन है, और ये क्या है आपका द्वितीय संशोधन है, द्वितीय संशोधन। तो द्वितीय संशोधन से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर देखिए मूल रूप से अगर बोलेगा तो 120 लेना है, प्रथम संशोधन 150, और द्वितीय संशोधन बोलेगा तो 180 आपको लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सिद्धांत है वो क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये किसका है, गार्डनर का। तो यहां पर कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया है, 8। आपको 8 ही लेकर चलना है। और 8 में क्या क्या शामिल है, भाषागत, फिर भाषागत बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि, दैशिक बुद्धि, ये कल्पना से संबंधित होता है ना, दैशिक बुद्धि। फिर संगीतात्मक बुद्धि, फिर उसके बाद शारीरिक गति संवेदी, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, मतलब ये अंतः व्यक्तित्व का मतलब है ये अपने अंदर का जानेगा, और अंत व्यक्ति ये जो होता है दूसरों के बारे में सोचने वाला है। अब जो इनका पहला संशोधन आया था, पहले तो इन्होंने साथ ही दिया था, 1998 में इन्होंने पहला संशोधन दिया प्रकृतिवादी, तो यहीं तक का माना जाता है। और बाद में क्या है, अस्तित्ववादी सिद्धांत भी इनके द्वारा इसमें शामिल किया गया। तो इतने प्रकार के हैं, टोटल इन्होंने दिए हैं 9। प्रारंभ में मूल रूप से दिए थे इन्होंने कितने, 7। फिर 1998 में एक आ गया कौन सा, प्रकृतिवादी। और फिर उसके बाद सन 2000 में एक और तत्व इन्होंने जोड़ दिया, और वो क्या कहलाया, या अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी 9वां कौन सा रहेगा, अस्तित्ववादी। तो लेकिन आपको पूछा जाए तो आप क्या लीजिएगा, 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आंसर जो है 8 लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर संशोधन द्वितीय संशोधन के बाद अगर बोले तो 9 आ जाएगा, मूल रूप से 7। लेकिन ओवरऑल अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो आप क्या लेकर चलिएगा, 8 ही लेकर चलिए इसमें। अब देखिए कौन से प्रकार की बुद्धि किसमें, भाषागत तो लेखक, कवि, पत्रकार आ जाएंगे। तार्किक, वैज्ञानिक, गणित आ जाएंगे। दैशिक, विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि एक बच्चा जो है चित्र बनाने में बहुत अच्छा है, तो उसका जो इमेजिनेशन पावर है वो किस प्रकार की बुद्धि का स्वामी है, तो दैशिक या स्थानिक, ये पूछता है, दैशिक या स्थानिक बुद्धि का स्वामी है। फिर संगीतात्मक तो वायलिन वादक, संगीतकार, ये सब आ जाएगा। फिर और देखते हैं क्या, शारीरिक गतिक, तो ये क्या, धावक हो सकता है, नर्तक हो सकता है, अभिनेता हो सकता है। अंतः व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदात्री, राजनीतिक, और क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता। अंतरा तो आध्यात्मिक योग हो सकता है, अपने आप को जान सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है। फिर प्रकृतिवादी, शिकारी, किसान, पर्यटक, पक्षी विज्ञानी, ये हो सकता है। आगे अगर पढ़ें तो अगला जो है वो ठोस और तरल बुद्धि है, कैटल और हॉर्न के द्वारा दिया गया। इसे और क्या बोलते हैं, द्रवीय और मणिभीय सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्लास में शायद ये बता नहीं पाया था, इसको आप जरूर नोट करिएगा, इसको नोट करिए, इस नाम को नोट करें। फिर ये तरल बुद्धि और क्या है, ठोस बुद्धि। अब देखो तरल बुद्धि को स्पेयरमैन की किससे तुलना किया जाता है, जी कारक। जी कारक मतलब याद होगा जो सामान्य होता है, जनरल फैक्टर होता है। तो ये क्या होता है, जन्मजात माना गया। क्या माना गया, जन्मजात माना गया।
और दूसरा अगर मैं बात करूं ठोस बुद्धि, तो ठोस बुद्धि को बोला गया है एस फैक्टर से तुलना किया गया है। किससे? एस फैक्टर से, और इसको बोला गया है ये तो अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित। तो तरल बुद्धि जो होता है एक समय के बाद क्षीण होने लगती है, एक आयु के बाद क्षीण होने लगती है, जबकि ठोस बुद्धि जो आपने अर्जित की है वो अंत तक बना रहता है, ऐसा कहना था। और इसमें देखिएगा तरल बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो किशोरावस्था में होता है, और ठोस बुद्धि का जो विकास है वो लगभग 30 से 30 वर्ष तक होता है। लेकिन एक समय के बाद जो आपकी तरल बुद्धि है वो क्षीण होना चालू हो जाती है, और ठोस बुद्धि हमेशा आपके साथ रहती है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जो है जितने भी प्रमुख सिद्धांत है वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे, एक वीडियो और बनेगा इसका, जिसमें हम देखेंगे क्या कि इसके कौन-कौन से मापन सिद्धांत दिए गए हैं, अल्फ्रेड बिने का काल कौन सा, उसके पूर्व अल्फ्रेड बिने का काल, अल्फ्रेड बिने के बाद का काल, जिसको हम पूर्व वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और आधुनिक काल के नाम से पढ़ते हैं। भारत में बुद्धि परीक्षण कौन-कौन से हुए हैं, और टर्बन का जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है और उससे जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है? तो अगले वीडियो में हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे इस टॉपिक से पूरा रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक है? ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।